कैलकुलेशन ऑफ मोल, जिस पर क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। जब भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है हमको तो एन से लिखना है। और मोल एज यूनिट जब लिखा जाता है तो कभी ई नहीं डालते, जैसे ना 5 मोल, तो MOL ई नहीं लिखना है, फिर खाली MOL तक लिखना है। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल, ये वाली चीजें तो आपने 11th में पढ़ी होती है, फिर भी मैं एक बार रिपीट इसलिए करवा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज होती जाए साथ साथ। अब मोल पहले मास से कैसे निकालना है, तो इसके लिए ना आप एक बस सेंटेंस याद रख लें। मेरा एक सेंटेंस याद रख लें, ज्यादा कुछ सोचने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो 1 मोल मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस एक मोल का मास कितना होता है, यानी जिस चीज का जितना एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम में 1 मोल स्पीशीज होती है। अब एग्जांपल से देखिए, पहले बस इतनी बात याद रखिए, 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास, एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल देयर से कैलकुलेशन बाद में करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 1 कार्बन एटम का मास कितना था? 12 AMU। कितना था? 12 ग्राम नहीं था, 12 AMU था। ऐसे ही 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। कितना होगा? 12 ग्राम। और याद रखना, जब भी ग्राम लिखना तो खाली जी लिखना है, GM नहीं लिखना है। ठीक है। अभी स्टूडेंट GM भी लिख देते हैं तो वो गलत है, खाली जी लिखना। तो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। बस कुछ नहीं, एक कार्बन एटम था 12 AMU। 12 AMU मतलब 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। और 1 मोल कार्बन एटम यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इन सबको मिलाकर कितना ग्राम होगा भाई? अभी मैंने पीछे कैलकुलेट करके भी आपको बताया था, तो बस सीधा आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको सीधा देखना कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12। तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम। सिमिलरली आप किसको ले सकते हैं? 1 हाइड्रोजन एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास होगा 1 ग्राम। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इनका मास कितना होगा? 1 ग्राम। कितना होगा? 1 ग्राम। सेम केस मॉलिक्यूल के लिए भी कि 1 H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? एक मॉलिक्यूल, एक मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 AMU। और 6.022 इंटू 10⁻23 H2O, इनका मास कितना होगा? जितना मास तो AMU में ना, बस उसको ग्राम में लिख देना है, 18 ग्राम। 6.022 H2O का मतलब क्या है? यानी 1 मोल वाटर, तो 1 मोल H2O यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O, 1 मोल H2O 6.022 इंटू 10⁻23 H2O, इन सब का मतलब है 1 मोल H2O। तो 1 मोल H2O का मास कितना होगा? 18 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 180। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। इस एक मोल का जो मास होता है ना, इस मास को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो पहले आपने ये टर्म याद रखनी है, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल। एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। और ये होता किसके बराबर है? तो मोलर मास इज इक्वल टू, बस जो भी आपका अगर एटम के लिए है तो फॉर एटम के लिए मोलर मास किसके बराबर होगा? जितना उस एटम का एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख देना, यानी जो ग्राम एटॉमिक मास था। तो मोलर मास किसके बराबर होता है? मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास, इसको ग्राम एटम बोलते थे।
ग्राम एटम। और मॉलिक्यूल में भी सेम होगा, मोलर मास किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, दैट इज एटॉमिक मास इन, एटॉमिक मास को किसमें लिख देना बस, इन ग्राम। और यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। बहुत सिंपल सिंपल, मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज ना सिंपलिसिटी से है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे भी हम पहुंच सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को बीच में नहीं पता होगा, तो ताकि वो भी प्रॉपर इसी तरह से अपने नोट्स बनाते जाना है। तो एक मोलर मास क्या होता है, एक मोल, 1 मोल पर एटम, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, इतने एटम या मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब सुनिए मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल अब यहां से स्टार्ट होता है। मोल 3 चीजों से निकाला जा सकता है। नंबर 1 फ्रॉम मास, यानी मोल और मास के बीच में क्या रिलेशन है। तो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे। अच्छा पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इससे पहले आप ये समझिए, मैंने अभी क्या बोला कि 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम। कितना होगा, 18 ग्राम। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज, 18 ग्राम वाटर में कितने H2O हैं, 1 मोल H2O। दोनों का एक ही तो मतलब है, 1 मोल H2O, 18 ग्राम है और 18 ग्राम वाटर में 1 मोल H2O है। 18 ग्राम में 1 मोल है तो 36 ग्राम में कितने होंगे, 36 ग्राम ऑफ वाटर के बीच में कितने मोल H2O होंगे भाई, डबल हो गया तो 2 मोल H2O। इसी तरह से 54 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 मोल H2O। 72 ग्राम के अंदर 4 मोल H2O। अच्छा ये तो सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, मैं आपको डायरेक्ट पूछ लेता हूं अगर कितना कि 162 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने H2O होंगे। ठीक है, तो आपने H2O पहले जो भी चीज निकाली है मोल में निकालनी है, फिर मोल से अगर चाहे तो नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, मैं वो भी बताऊंगा। तो आपने क्या यहां से कैसे निकाला था, ध्यान से समझिए। 3 मोल के लिए था ना 54, तो 3 कैसे आया आपके पास, 3 आया था आपका, मतलब इस 54 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो 54 डिवाइडेड बाय 18 करते थे तब 3 आ रहा था, तो 3 थे नंबर ऑफ मोल। 3 क्या है, नंबर ऑफ मोल। 54 क्या था कि कितने ग्राम है, और 18 क्या था, 18 तो उसका मोलर मास था। 18 क्या था, 18 उसका मोलर मास था। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है कि कितना मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करना किससे, नंबर ऑफ मोल से। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे हम। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कितना मास दिया हुआ है 162, डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से, कि 1 मोल का मास कितना होता है। तो क्या आ जाएगा 18 into 9, तो नंबर ऑफ मोल 9 आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमने बॉक्स में से शेप भी कैसे निकाले थे कि टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम। तो 1 की वैल्यू यूनिट वैल्यू से ही हमेशा डिवाइड करना होता है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, नंबर ऑफ मोल मास से कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास, इसको हम गिवन मास बोलते हैं, टोटल मास इन ग्राम गिवन। ग्राम में जो टोटल मास दिया हुआ है उस मास को पहले ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। और हर चीज को निकालने का यही तो तरीका है कि टोटल कितना है और 1 की वैल्यू कितना, नंबर निकालने का यही तरीका है। ये सिंपल 8th में का मैथमेटिक्स है। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। अभी मैंने आपको बताया कि मास ऑफ 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को मोलर मास किसको बोलते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल क्या होता है, मोलर मास। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कितना मास दिया हुआ है, गिवन मास या टोटल मास, और ये मास होना किसमें चाहिए, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल को ही तो बोलते हैं मोलर मास। और ये होता है कितना है, आपने मोलर मास में अलग से नहीं बनाना है, जो मॉलिक्यूलर मास था या जो एटॉमिक मास था वही मोलर मास है, बस उसका यूनिट ग्राम में कर देना है। तो बेसिकली मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, प्रॉपर यूनिट उसका ग्राम पर मोल होता है। तो ये मोलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। क्या फार्मूला हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। तो शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्या कि n नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W, यानी ये वेट
जो कैलकुलेट करना हमको, जो तोड़ना है, तो तोड़ का सब्सटेंस कितना है, पहले पानी का वेट करेंगे ना, पानी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी, तो पहले हम उसका वेट करेंगे कि कितने ग्राम है। मान लेते हैं कि ग्लूकोज का वेट किया 90 ग्राम है, अब उसमें मोल कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है, किससे, मास से निकालने के लिए। किससे निकालने के लिए, मास से निकालने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही लड्डू की तरह क्वेश्चन निकलेंगे इससे, बस इतना ही याद रखना, मोल में सिर्फ क्या, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे मास के साथ ये रिलेशन होता है, और मास में 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। अच्छा, इसको लिख लें, चलिए तो फिर सुनो, अभी मैं थोड़ा स्पीड में हो जाता हूं क्योंकि आपने हम सीधा क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, तो ध्यान से सुनना। क्या पता चला, पहला मास मोल रिलेशन में क्या पता चला, एक ही चीज याद रखनी, तो मास मोल रिलेशन में क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर, और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस सेम यही। अब वॉल्यूम में 1 मोल कितना होता है, जैसे मास में 1 मोल कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, या ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम में अब उसमें एवोगाड्रो ने एक हाइपोथेसिस दी थी, अगर आपको पीछे वो लास्ट वाली याद हो, कि अगर दो गैसेस के बीच का, अच्छा उसको भी छोड़े, आप तो 12th भी पढ़ा होगा ना, तो पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, nRT के बराबर। तो अगर इसका मतलब P1 V1, आठ राइट कैंसिल है, तो P1 V1 इज इक्वल टू n, अगर n की वैल्यू 1 हो, या इसको मैं T को नीचे ले आता हूं फॉर 1 मोल के लिए, तो फॉर 1 मोल गैस के लिए क्या कर दूं, PV अपॉन T इज इक्वल टू R, तो P1 V1 T1 इज इक्वल टू R। इसी तरह से P2 V2 अपॉन T2 भी किसके बराबर होगा, R के बराबर, मतलब ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो अगर दो गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर दो गैसेस, अच्छा मैं ऐसे समझाता हूँ कॉमन लैंग्वेज में, एक गैस आपने ली कौन सी, एक गैस ली हीलियम, तो इसका प्रेशर है P, टेम्परेचर है T, ठीक है, और इसके मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिए और इसका वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि 10 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम ले लिया, और दूसरी गैस भी मैंने कौन सी ले ली, CH4। ध्यान इधर रखिएगा, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 5 एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है, और इसका भी प्रेशर कितना रखा P, टेम्परेचर रखा T, और ये भी कितनी ली 10 ml, दोनों गैसेस मैंने ली 10 ml। अब मेरे को ये बताइए कि अगर तो एटम के हिसाब से देखें तो इसके मान लेते हैं कि इसके कितने एटम थे इसके अंदर, 10 ml के अंदर, फॉर एग्जांपल इतना होता है वो भी कैलकुलेट करके बताएं, मान लेते हैं कि 10 ml के अंदर P प्रेशर मेंटेन करने के लिए 10 ml के अंदर इसके 10 एटम थे, कितने एटम थे, 10 एटम थे, तब ये P प्रेशर मेंटेन हो रहा था। P को भी मैं कुछ नाम दे देता हूं, X एटमॉस्फेयर। इतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए 10 ml के अंदर इसके 10 एटम थे, ठीक है, तो उस हिसाब से इसके फिर कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे फिर 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक CH4 और 2 CH4, तो इसके भी 10 एटम हो गए। ऐसा होगा नहीं, यही तो एवोगाड्रो ने कहा। भाई आप ऑटो पे बैठ के जाते हैं ना, तो एक बंदा है 120 किलो का, ठीक है, आप जाते हो, मैं और आप जाते हैं, कितना किराया देके ऑटो पे, यहाँ से मार्केट तक जाते हैं, 10 रुपए देते हैं, एक सवारी 10 रुपए, और एक बंदा 120 किलो का है, वो भी ऑटो पर बैठकर जाएगा, तो वो क्या ऑटो वाले को 30 रुपीज देगा कि मैं 3 बंदों के बराबर हूं, नहीं ना, वो भी क्या देगा, 10 रुपए देगा। एक बंदा मतलब एक बंदा, वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही एवोगाड्रो ने क्या बोला, गैस का मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल,
एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी सेम है, चाहे वो मॉलिक्यूल एक एटम का है, मतलब पार्टिकल, गैस का पार्टिकल मींस पार्टिकल, चाहे वो गैस का पार्टिकल एक एटम का है, चाहे वो पार्टिकल 20 एटम का है, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम है, एक पार्टिकल उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, चाहे वो पार्टिकल छोटा हो या पार्टिकल बड़ा हो। हाँ, पार्टिकल बड़ा होने से डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो इसके भी क्या होंगे, इसके भी 10 मॉलिक्यूल होंगे। ये एक CH4 है, ये एक हीलियम एटम था, तो जितने अगर इनका वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर सेम है, अगर इनका टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, तो फिर इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, चाहे मॉलिक्यूल छोटे हो या बड़े हो। ये एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस थी, एवोगाड्रो का, कि इक्वल वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर प्रेशर का सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, मॉलिक्यूल इक्वल होंगे तो मोल भी इक्वल होंगे, तो इक्वल गैसेस में इक्वल मोल होते हैं। ठीक है, अब जब मोल इक्वल है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन से कि PV = nRT, तो एक मोल अगर पुट कर दें तो PV = n की वैल्यू 1 कर दें तो RT। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, RT/P, तो R तो होता ही कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, सारी गैसेस के लिए फिक्स आ जाएगी। तो अगर इस टेम्परेचर को हम क्या ले लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ले लें कि टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर, पहले बता दूं, मैं दोनों आपको बताऊंगा, पहले था 1 atm, आजकल होता है स्टैंडर्ड में 1 बार। ठीक है, तो अब सुनिए वॉल्यूम की टर्म में गैस की तरह, तो तब उस गैस का वॉल्यूम कितना आता है, तो ध्यान से सुना, वॉल्यूम मोल रिलेशन, यानी मोल वॉल्यूम रिलेशन। तो 1 मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, यानी कोई भी गैस हो, छोटी बड़ी, कम मॉलिक्यूलर मास वाली, ज्यादा कम एटम, ज्यादा एटम वाली, कोई भी गैस हो, अभी बताया मैंने, सबके लिए सेम आएगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.7 लीटर। कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जब प्रेशर कितना लिया हो, 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर दिया हो 273 केल्विन, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.7। लेकिन अगर प्रेशर कितना हो, सर यहां पर प्रेशर है 1 बार का, तो एट प्रेशर = 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि ज्यादातर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया होता है, तो एटमॉस्फेयर में फिर 1 मोल गैस किसके बराबर होती है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। जैसे 1 मोल मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास, तो 1 मोल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। मास ऑफ 1 मोल इज मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज मोलर वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो बहुत सारी पुरानी बुक में यही वाली वैल्यू आपको दिखेगी, ये वाली नहीं दिखती है, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड में है, उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम ये वाला होता है। ठीक है, तो अभी आपने दोनों की वैल्यू याद रखनी है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हो तब ये लगानी है, अदरवाइज वही वाली लगानी है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल गैस के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। अब तो मैंने पहले क्या बताया, नंबर निकालने का एक ही तरीका होता है, टोटल अपॉन वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स गैसेस में कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम यानी गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, कुछ भी वॉल्यूम होगा उसको हम क्या ले लेते हैं, V होना किसमें चाहिए, लीटर में, अपॉन मोलर वॉल्यूम, अपॉन मोलर वॉल्यूम यानी 22.7
लीटर, और अगर एटमॉस्फेयर में दिया हो तो 22.4 लीटर। ये हम यूनिट के हिसाब से देख लेंगे। अगर यही वैल्यू मिलीलीटर में दी हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं? V इन लीटर अपॉन 22.7 या 4। ठीक है, ये मैं ओब्लिक में लिख रहा हूँ 22.7 या 4 लीटर। ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला। मिलीलीटर में होगा तो इसको क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मिलीलीटर में वॉल्यूम होगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम मिलीलीटर में अपॉन 22,700 मिलीलीटर। ठीक है, यानी ट्रेंड क्या है भाई? बात इतनी है कि नंबर निकालने का एक ही तरीका है कि जो वैल्यू दी हुई है गिवन, उसको 1 मोल की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो बस आपको सिर्फ याद क्या रखनी है? 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। तो मास में 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? मोलर मास के बराबर। और वॉल्यूम में 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 22.7 या 22.4। तो जो भी आपको वॉल्यूम दिया हो उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब नंबर में 1 मोल तो पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो अगर आपको दिया हो कि 10 लाख में कितने मोल होंगे तो क्या करेंगे? गिवन नंबर, मोल और नंबर से। अभी मैं एक साथ इनको बताता हूँ। मोल नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? गिवन नंबर, कुछ भी नंबर, 10 लाख, 20 लाख, 40, 1, 2, 3, 4, कुछ भी, डिवाइडेड बाई, अगर आपको ये पूछा जाए कि 60 में कितने डजन होंगे, कितने डजन होंगे 60 में, तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर कितना है? 60 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ 1 डजन। 1 डजन की वैल्यू कितनी है? 12। तो आप बोलेंगे कि 60 में कितने हैं? 5 डजन। यानी टोटल नंबर गिवन अपॉन वैल्यू ऑफ 1 डजन। इसी तरह से टोटल नंबर गिवन अपॉन वैल्यू ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर, जो अभी आपको ऊपर वैल्यू दिखाई थी। तो नंबर में 1 मोल ऐसे निकाला जाता है। अभी मैं आपको इन सब का, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया है, इतना कुछ आपको सोचना नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है क्वेश्चन के लिए। ये सिर्फ था कि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, नीट में इस तरह की इतनी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, बस मुद्दे की बात देखनी है। और मुद्दे की बात है क्या? मुद्दे की बात यह है कि 1 मोल किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल किसके बराबर होता है? मास में। बस इतना याद रखना, यही सिर्फ लिखने वाला पॉइंट ये है। बस मास में होता है 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। वॉल्यूम में होता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 और 22.4 लीटर। और नंबर में होता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। बस ठीक है, ये इतनी सी वैल्यूज, सिर्फ इतना 1 मोल की वैल्यू ये होती है। 1 मोल मोलर मास ग्राम में। ठीक है, और वॉल्यूम में 1 मोल 22.7 लीटर। और नंबर में 1 मोल एवोगैड्रो नंबर, जो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गई 1 मोल की वैल्यू। अब जब भी मोल कैलकुलेट करने हैं तो अगर मास दिया है तो जितना मास दिया है उसको 1 मोल वाले मास में 1 मोल कितना होता है उससे डिवाइड कर देना है। अगर वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 मोल। अगर नंबर दिया है तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स जनरल फार्मूला क्या है? तो क्या होता है? गिवन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपको दी हुई है, ठीक है, चाहे वो ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है या नंबर दिया, कुछ भी दिया है, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ 1 मोल। और होना क्या चाहिए? जो क्वांटिटी किस यूनिट में है 1 मोल की वैल्यू में उसी यूनिट में लेनी है, इन सेम यूनिट। बस काम खत्म। ठीक है, इतना सा काम करना है आपको। अब मैं इसके लिए आपको बाई मैप बना देता हूं। तो इसका मतलब अगर मोल मास से निकालना है तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाई 1 मोल की वैल्यू मास में कितनी होती है? मोलर मास, तो डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल मास में कितना हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अगर वॉल्यूम में पूछा जाए तो कितना होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। और अगर नंबर में पूछा जाए तो गिवन नंबर, कुछ भी नंबर 10, 20, 30, 40 लाख, 50 करोड़, डिवाइडेड बाई
वैल्यू ऑफ 1 मोल नंबर में कितना होता है। तो बस ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल का, बस सिर्फ इतना सा फार्मूला है। इसी